दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम इसरो के एक बहुत ही लेटेस्ट नए और एक कॉम्प्लेक्स मिशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है लूपएक्स, जिसकी फुल फॉर्म है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और इसे कुछ वजहों की वजह से चंद्रयान 4 का नाम भी दिया गया है। अब देखिए, अब मैंने इसे कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट का नाम क्यों दिया है। देखिए, डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसरो नॉर्मली जितने भी मिशन करता है वो खुद से करता है, यानी खुद लैंडर, खुद रोवर, खुद सैटेलाइट और खुद ही रॉकेट को तैयार करता है, और बाकी पेलोड्स और सेंसर्स को भी। लेकिन यहाँ पर 4 देशों की कोलैबोरेशन होने वाली है, जो कि होंगे इंडिया, जापान, अमेरिका और यूरोप। तो अब यहाँ पर जो नासा है, यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी, वो अब देखिए इस मिशन में ऑफिशियली ज्वाइन तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ सालों पहले यानी 2019 से बात चल रही है कि उसके कुछ इक्विपमेंट्स और पेलोड्स का इस्तेमाल इस मिशन में किया जाने वाला है। लेकिन 2023 में उसे ऑफिशियली ज्वाइन कर दिया गया था मिशन में, और उसी के साथ ESA को भी ज्वाइन कर दिया गया था। तो अब इस मिशन की शुरुआत कैसे हुई, यानी इसे प्लान कैसे किया गया। देखिए, 2017 दिसंबर की बात है कि इस मिशन को इसरो प्लान कर रही थी चंद्रयान 2 की जगह, क्योंकि अब देखिए जिस समय पर चंद्रयान 2 को कंडक्ट किया जाने वाला था, उस समय मंगलयान को लॉन्च कर दिया गया, और मंगलयान में चंद्रयान के कुछ इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया था। तो इसी वजह से चंद्रयान 2 को पोस्टपोन कर दिया गया था 2019 या 20 में। तो अब देखिए, चंद्रयान 2 की जगह इस मिशन को कंडक्ट किया जाने वाला था, और इसकी बात तब से चल रही थी। और इसरो ने सबसे पहले एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन किया था जैक्सा के साथ, और जैक्सा ने कहा था कि सिर्फ 3 महीने यानी दिसंबर 2017 से मार्च 2018 के समय में इस मिशन की प्री फेज़ ए और फेज़ ए की स्टडी कर ली जाएगी, यानी इसमें कौन से पेलोड्स, इक्विपमेंट्स, रॉकेट, लैंडर, रोवर, सैटेलाइट, इन सब चीज़ों की जो बात है वो पहले से कर ली जाएगी। और ऐसा ही हुआ, यानी मार्च 2018 में इन्होंने एक फीजेबल रिपोर्ट को रिलीज़ कर दिया था। और अब फीजेबल रिपोर्ट क्या होती है। देखिए, फीजेबल रिपोर्ट में मिशन की एक ब्रीफिंग लिखी होती है, यानी कि इसके सक्सेस के चांसेस कितने हैं, इसमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी, इसमें कैसे पेलोड्स और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में फीजिबल रिपोर्ट में लिखा जाता है। और ये सिर्फ स्पेस इंडस्ट्री में नहीं, हर तरह की इंडस्ट्री में, जैसे अगर कोई मूवी बनाने वाले हैं तो उसके लिए आप किस प्रोड्यूसर के साथ, किस डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट करेंगे, इन सब की भी एक फीजिबल रिपोर्ट रिलीज़ होती है। या फिर अगर इलेक्शन में कोई गठबंधन की सरकार बन रही हो तो उसके बारे में भी एक फीजिबल रिपोर्ट रिलीज़ होती है। तो अब मैं जानता हूँ कि ये आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ नया ज्ञान होगा। तो अब हम इस मिशन पर वापस आते हैं। तो देखिए, लूपएक्स मिशन जाने वाला है मून के साउथ पोल पर। लेकिन अब आप कहेंगे कि चंद्रयान 3 पहले से ही साउथ पोल पर जा चुका है, तो लूपएक्स का क्या काम है। देखिए, चंद्रयान 3 एग्जैक्ट साउथ पोल पर नहीं गया, वो गया है साउथ पोल के आसपास के किसी रीजन में जहाँ पर लाइट है। अब देखिए, सनलाइट के बिना प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जो चंद्रयान 3 में भेजे गए थे, ये दोनों ही काम नहीं कर सकते सनलाइट के बिना। तो अब ये जो मिशन है लूपएक्स, इसमें जो लैंडर और रोवर हैं, ये दोनों सनलाइट के बिना काम कर सकते हैं, इस तरीके से बनाए जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा देश इसमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसरो सिर्फ इस मिशन में लैंडर ही प्रोवाइड कर रही है, लेकिन नहीं। अब देखिए, ये जो मिशन था इसका आइडिया इसरो का ही था, और इसरो खुद इसमें इतना कम काम कर रही है, दिस इज इम्पॉसिबल। तो अब इसरो लैंडर प्रोवाइड कर रही है, और लैंडर भी ऐसा प्रोवाइड कर रही है जो 350 किलो का जो पेलोड है वो संभाल पाए। अब देखिए, जो विक्रम लैंडर था जो चंद्रयान 3 में भेजा गया था, ये सिर्फ 26 kg का पेलोड संभाल रहा था, जो कि था प्रज्ञान रोवर। लेकिन अब जब जापान के बारे में जैसे हम जानते हैं कि वो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, तो उसकी टेक्नोलॉजी को दिमाग में रखते हुए जितनी चीज़ें जापान, नासा, ESA और इसरो
उनके लैंडर में भरने वाला है उसके हिसाब से कम से कम कह रहा हूँ मैं 350 kg का पेलोड होने ही वाला है। और 350 किलो भी सिर्फ रोवर में नहीं, लैंडर में भी लगेंगे पेलोड्स। तो अब हम बात करते हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के बारे में जो इसरो प्रोवाइड करते हैं। देखिए, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार या फिर GPR एक सेंसर होगा जो लैंडर से 1.5 मीटर नीचे की जितनी भी ज़मीन है, लैंडर जिस एरिया पर चल रहा है उसके नीचे 1.5 मीटर की ज़मीन जो होगी, वहाँ पर वो हर तरह की केमिकल कॉम्पोजिशन, उसकी मिट्टी, उसमें कितनी आइस है, कितनी हाइड्रोजन है, ऐसी सारी चीज़ों को वो सेंस करने वाला है और उसका डाटा भेजने वाला है हमारे इसरो में बैठे साइंटिस्ट। देखिए, इंडिया में एक बहुत बड़ी रिसर्च लैब है जो कि है फिज़िकल रिसर्च लैबोरेटरी, और ये इस मिशन में बहुत बड़ा हाथ देने वाली है। तो देखिए, ये टोटल 4 मेन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने वाली है, जिनमें से एक है अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर जो चांद की सतह और एटमॉस्फेयर में अल्फा पार्टिकल्स को सेंस करने की कोशिश करेगा, और एक है लो गैमा रे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि चांद के एटमॉस्फेयर में लो गैमा रेज को सेंस करने की कोशिश करेगा, जो कि इंसानों के लिए या हर तरह के जीव के लिए खतरनाक हो सकती है। अब देखिए, जो मिशन है ये इस तरह से सोचकर बनाया गया है कि हमें चांद पर कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो हमें ढूंढनी है वो है वाटर और आइस साउथ पोल पर। क्योंकि देखिए, अब जो चंद्रयान 3 हमने भेजा था उसने साउथ पोल के आसपास कुछ आइस रिजर्व को डिटेक्ट किया है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि साउथ पोल के जितना करीब हम जाएंगे उतने ज़्यादा आइस रिजर्व हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा इसरो दावा कर रही है। इसलिए ये जो मिशन है इसे भेजा जा रहा है, और ये चीज़ फीजिबल रिपोर्ट में भी मेंशन है। अब देखिए, वाटर और आइस रिजर्व्स को ढूंढने के लिए भी PRLE एक सेंसर देने वाली है जिसका नाम है प्रतिमा, जिसकी फुल फॉर्म है थर्मो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर मून स्काउट। तो अब ये जो सेंसर है ये वहाँ जाकर सतह में आइस ढूंढने की कोशिश करेगा, और या फिर मून की सतह के नीचे अगर पानी भी मिला, यानी ग्राउंड वाटर जो अर्थ में भी मिलता है, अगर ऐसा कुछ मिल गया तो फिर तो मज़े ही हो गए। तो अब हम बात करते हैं कि JAXA क्या प्रोवाइड करने वाला है। तो अब सबसे मेन चीज़ें हैं जो JAXA प्रोवाइड करेगा, जो कि है लॉन्च व्हीकल यानी कि रॉकेट और रोवर, जिसके अंदर ये सारे पेलोड्स लगाए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें JAXA प्रोवाइड करने वाला है। और नासा का क्या हाथ है इसमें? जैसा कि मैंने कहा था कि नासा भी ऑफिशियली इस मिशन का पार्टनर नहीं बना है, लेकिन 2023 में बन चुका था। तो इसको लेकर बात चल रही है कि नासा न्यूरॉन स्पेक्ट्रोस्कोप देने वाला है इस मिशन के लिए। अब देखिए, जो न्यूरॉन स्पेक्ट्रोमीटर है ये मून की सतह में हाइड्रोजन को ढूंढने की कोशिश करेगा। अब देखिए, हाइड्रोजन ही क्यों? देखिए, अब पानी का फॉर्मूला आप जानते हैं H2O, जिसका मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो अगर हाइड्रोजन की ट्रेसेस मिले तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ पर आइस या वाटर रिजर्व्स हैं सतह के नीचे, क्योंकि सतह पर तो रिजर्व्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर पानी नीचे हुआ तो इसी वजह से हाइड्रोजन सेंसर्स लगाए गए हैं। लेकिन इसमें एक गलती मुझे मिली है। देखिए, हाइड्रोजन सेंसर अगर लगाया है तो उसके साथ में ऑक्सीजन सेंसर भी लगाना चाहिए था। देखिए, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं तो यानी उसका मतलब हो सकता है कि वहाँ पर पानी या आइस है। अब देखिए, मैंने वीडियो में एक जगह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी नाम लिया था, लेकिन मैंने अब तक ये नहीं बताया कि वो क्या कंट्रीब्यूट करने वाला है इस मिशन के लिए। अब देखिए, ऑफिशियल पार्टनर तो ESA भी नहीं बनी है, लेकिन उसे भी इस मिशन में इंटरेस्ट है, इसलिए कहा जा रहा है कि वो भी ऑफिशियली इस मिशन की पार्टनर बन जाएगी। और बात सामने आ रही है कि ESA एडवांस्ड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर हमें मिशन के लिए देने वाली है। और एडवांस्ड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर करेगा क्या? देखिए, ये सतह में और एटमॉस्फेयर में हर तरह की केमिकल स्पीशीज़ को और उनकी क्वांटिटी को सेंस करके इसरो में बैठे हमारे साइंटिस्ट को भेजता रहेगा। यानी हर तरह के केमिकल्स, चाहे वो कोई मिनरल हो, चाहे कोई गैस हो
चाहे वो आइस फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या पानी हो, हर तरह के ऐसे केमिकल के बारे में वो इन्फॉर्मेशन हमें भेजेगा। और जो मैंने नाम लिया था प्रतिमा का, प्रतिमा सेंसर जो PRL देने वाला है, ये सिर्फ पानी और आइस को नहीं ढूंढेगा, ये वो किस फॉर्म में है ये भी ढूंढेगा, कि वो आइस है या पानी है, और वो कितना साफ है, कि वो रेन वाटर जितना साफ है, कीचड़ जितना गंदा है, या पीने लायक है या पीने लायक नहीं है। ऐसी चीज़ों को भी वो ढूंढ निकाल के हमें भेजेगा। तो अब आपको इस वीडियो को देख के समझ आ गया होगा कि ये इतना कॉम्प्लेक्स मिशन क्यों होने वाला है। तो अब देखिए, ये जो मिशन है इसकी लॉन्च डेट बताई जा रही है 2025 से 26, लेकिन एज वी ऑल नो ये हमेशा की तरह डिले होने ही वाला है। जैसे कि गगनयान कहा जा रहा था कि वो 2024 में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अब 2030 के बाद की डेट दी जा रही है। और इतना कॉम्प्लेक्स मिशन देख के लगता है कि ये सब जो पेलोड्स हैं इन सब को तैयार करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो इतनी आसानी से हमें इतना सारा डाटा भेज रही हैं, इन्हें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। इसलिए आप दुआ करें कि ये मिशन सक्सेसफुल हो। और आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे शुक्रयान के बारे में, जो इसरो का एक मिशन होने वाला है जो कि वीनस पर जाए। और फिल्म अकेडमी भी जल्दी शुरू होने वाली है, इसलिए टेक केयर, धन्यवाद।